हे गाइस, ज़ैन्यू भागवतों के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुनिडान के सामने हॉकनी और साची की टीम आ चुकी है, जहाँ पे कुनिडान से साची ने सीधे पूछ लिया था कि आखिर आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, जहाँ में इसके पीछे का रीजन ही पता लगा और कैसे डाटा साथ बदल गया था आउटसाइड जहाज से मिलने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमने कून के सोन एनिमी को भी देखा, जो की उसकी सिस्टर थी और उसे मर्डर कह के बुला रही थी। आगे इसके पीछे क्या लोर है, ये सब चीज हमें पता लगेगी आगे की वीडियोस में। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें एक और चीज पता लगी कि डाटा ज्यादा एक्शन में आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा था बैम को और बाकी लोगों को। और इससे पहले कि हम स्टोरी में आगे बढ़े, नीचे वाले लाल बटन को दबा ले ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो में आगे बने रहें। यहाँ पे देखते कुनिडान को, जो कि अभी भी अपनी सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था बोरो और साची की टीम को, ताकि उनका शक दूर हो सके और उन्हें चीज समझ में आए कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। जहाँ पे कुनिडान बताता है कि जब मैंने जहाज को ऐसा बदला हुआ देखा तो मैंने कुछ काफी स्ट्रेंज फील किया था, जो फीलिंग में बाकी लोगों तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं यहीं रुकूंगा। और कुछ समय बाद वो सारे लोग जो कि परेशान थे आउटसाइड लोग के आने की वजह से, वो चले गए दूसरे वर्ल्ड में। और मैंने विटनेस किया इस वर्ल्ड को दो भागों में बढ़ते हुए, जहाँ पे इस हिस्से को आज के टाइम पे रूल करते हैं बिग ब्रीडर। ऐसे तो कुछ समय बाद मैंने इस वर्ल्ड को क्रॉस करके उस दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पे कोई भी ऐसा बचा ही नहीं जिसको मैं जानता था। जहाँ पे कुनिडान अब ये खुलासा करता है कि जितने डाटा ह्यूमन ने जहाज के साथ मिलकर उस वर्ल्ड को क्रॉस किया था, वो सभी लोगों को डिलीट कर दिया गया था और वहां पे अब बिग ब्रीडर के अलावा और कोई बचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैम की टीम को, जो कि किसी नाव में होते हैं लेकिन वो हवा में तैर रही होती है, यानी काफी अजीब सी जगह। वहीं पे हानसुंग अपने मन में सोच रहा था कि कैसे 2-3 बीत चुके हैं कून के जाने दुश्मन से मिले हुए, लेकिन बिग ब्रीडर अभी तक उनके सामने अपेयर नहीं हुआ। उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि कैसे इस जानी दुश्मन ने, यानी कि उस लड़की ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से बैम के साथ ही मिसिंग अभी तक नहीं जाग पाई है, और इसलिए ये लोग उसको कून के लाइट हाउस में रखे हुए हैं। इतनी अजीब चीजें यहाँ पे नहीं चल रही। यहाँ पे इकारिस के बारे में सोच रहा था कि कितनी अजीब सी वुमेन है, कितनी अजीब बात है कि इसने कून के वोन्स को इतने आराम से हील कर दिया, लेकिन वो भी मिसेंग को नहीं जगा पाई। और उसके पास वो ब्रेसलेट क्या कर रहा है, क्योंकि वो बिग ब्रीडर की जानी दुश्मन है क्या, इसलिए उसके पास वो चीज है। और तभी कून के में एक और थॉट आता है, कितनी अजीब बात है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बैम एंड डॉर्सी सभी लोग उसी को देख रहे थे। और अब कून से रहा नहीं जाता, फोन की तरफ देख के कहता है कि गाइस तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। हम देखते हैं डॉर्सी को, जो कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट लग रही थी और कह रही थी कि तुमने हमें अपने सोन एनिमी के बारे में नहीं बताया, मुझे लगा कि मैंने किसी वुमेन की आवाज सुनी थी। जब रैक कहता है कि मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा था, जब बैम कहता है कि रैक अपनी आवाज को थोड़ा धीरे रखो। एंड डॉर्सी कून से बात निकलवाना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, वो अंदाजा लगा रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कून की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब कून सीधे कहता है मैं बोला तुम्हें क्यों बताने लगा कि वो कौन है, जिस बात को सुन के एंड्रोइड थोड़ा सा बहाना मारती है और कहती है कि हमें ऐसा कह सकते हो कि हम डाटा गैदर कर रहे हैं उस एनिमी को एनकाउंटर करने के लिए जो फ्यूचर में हमारे ऊपर खतरा बन सकता है। और इसलिए वो बैम का भी साथ लेने की कोशिश करती है, कहते हुए कि हमें अपने एनिमी को जानना चाहिए अच्छे से उन्हें हराने के लिए, है ना बैम। जिस पे बैम भी थोड़ा सा हिचकिचाते कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। कून फाइनली उसका नाम बता ही देता है कि उसका नाम काइसिया है, जो कि इसकी यंगर कजन है, जो कि एंडोर्सी के लिए तो काफी सरप्राइजिंग था। जहाँ पे कून बताता है कि बिल्कुल काइसिया जो है उसकी मॉम की जो छोटी बहन है उसकी बेटी है, और कून की जो मदर थी उसने ही काइसिया को भी पाल पोस के बड़ा किया है जब उसकी अपनी मदर मारी गई थी उस फाइट में जो कि फैमिलीज के बीच में चल रही थी। जब कून एक्सप्लेन करता है कि हमारी मदर तो डिफरेंट थी, यानी कि पेरेंट्स, लेकिन हम बचपन से साथ थे, तो हम लोग भाई बहन की तरह है जैसे कोई रियल सिबलिंग। यहाँ पे कून के फ्लैशबैक के थ्रू एक्सप्रेशन से हमें ये पता लगता है कि कैसे काइसिया कून की जो बड़ी बहन थी उसको काफी एडमायर करती थी, और हमें यही पता लगता है कैसे कून की जो बड़ी बहन थी वो सबसे क्लोजेस्ट थी जहाज प्रिंसेस बनने की इनकी फैमिली से। लेकिन इसकी बहन बाकी लोगों से बहुत अच्छे से नहीं मिलजुल के रह पाती थी, क्योंकि इसकी काफी कोल्ड पर्सनैलिटी थी। एंड डॉर्सी सारी बातें सुन लेती है और जहाज प्रिंसेस नाम सुनते ही तो उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। कून एक्सप्लेन कर रहा था कैसे कून को लेकर उसकी मदर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी बचपन से ही, उसे यही सोच के पाल पोस के बड़ा किया गया था कि कैसे वो आगे चल के एक स्ट्रेटजिस्ट बनेगा, उसके सिस्टर को जहाज प्रिंसेस की पोजीशन दिलाने के लिए। अबे काइसिया ने भी बात कही थी कि वो पूरी हेल्प करेगी कून के उसके सिस्टर की, ताकि वो जहाज प्रिंसेस बन सके, और कून ने भी उसे ऐसा करने के लिए अलाउ कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये चीज किसी तरह से
बुरी तो नहीं है, जहाँ वो ये भी बताता है कि कैसे काइसिया के पास एक रिमार्केबल शॉर्ट्समैनशिप की एबिलिटी है काफी यंग एज से, और वो इसका यूज करती थी सारी सिस्टर की राइवल्स को, यानी कि जो भी जाट प्रिंसेस बनने की कंपटीशन में थी इनकी बहन के, उन सभी को खत्म करके। और कौन यहाँ तक एडमिट भी करता है कि उसे बाकी फैमिलीज का तो पता नहीं, लेकिन इनकी फैमिली में ऐसे लड़ना उनके लिए एक एवरीडे लाइफ का पार्ट बन चुका था। और फिर एक दिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ खड़ी हुई। हमारे सामने एकदम से मेरी बहन की सबसे राइवल एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आ गई, जिसका नाम था मारिया, जिसने मुझे अप्रोच किया ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं अपनी बहन को हराने में, क्योंकि मारिया का मानना था कि मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसको अपनी सिस्टर की सारी वीकनेसेस पता है, और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैं यहाँ पे तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया अपनी सिस्टर के खिलाफ, लेकिन मेरे अपने कुछ रीजन थे, और आगे चल के मैंने अपनी सिस्टर को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, जिसकी वजह से मारिया को हेल्प मिली और वो बन गई जाट प्रिंसेस हमारी फैमिली से। और ये दुख और शौक इतना बड़ा था कि मेरी बहन ने अपनी खुद की जान ले ली थी, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, और इसी इंसिडेंट की वजह से काइसिया मुझसे नफरत करती है, और यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश भी कर चुकी है। मुझे लगा था कि सभी चीजें खत्म हो चुकी होंगी जब मैं टावर में एंटर किया, लेकिन क्योंकि वो मेरी जानी दुश्मन बन के यहाँ पर आई है, तो हो सकता है कि मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये डर से एंशियस हूँ कि वो कहीं ना कहीं आएगी और उन पे अटैक करेगी, और इसलिए मेरी जानी दुश्मन बन के भी यहाँ पर आई। जहाँ पे कौन ने अपनी सारी बातें बता देता है तो एंडोर्सी कहता है कि मेरे लिए तो बस इतना ही था, लेकिन एंडोर्सी तुम अपने जानी दुश्मन के बारे में क्यों नहीं बताती। पे कौन उसके जैम को देख के कहता कि मैंने बहन से सुना कि वो कैसे अपेयर हुआ था, यानी कि स्नेक चार्मर। एंडोर्सी काफी सीधा फेस बना के कहती है ये क्या चल रहा है, कोई बैकग्राउंड चेक। जहाँ भी कौन कहता मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ना, तो तुम्हें भी मुझे सब कुछ बताना चाहिए रिटर्न में। हम देखते हैं एंडोर्सी एक लंबी सांस भरते हुए कहती है फाइन, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जहाँ वो कहती है तुम जानती होगी कि मैं जब पैदा हुई थी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, और मुझे काफी भटकना पड़ा था लंबे समय तक, जिसके बाद एक कपल ने जो काफी ऑर्डिनरी लेकिन गुड पीपल थे, उन्होंने मुझे गोद ले लिया, जो कि मिडिल रीजन में रहते थे टावर के, और थोड़े से समय के लिए मुझे काफी ऑर्डिनरी गर्ल की तरह ही बड़ा किया गया, यानी मेरा पालन पोषण हुआ। लेकिन एक दिन मेरे सामने ये आ गया, यानी कि स्नेक चार्मर। उसने मुझे देखा और कहा कि मेरे पास जो टैलेंट्स हैं उससे मैं प्रिंसेस बन सकती हूँ, और इसने मुझे जैम दिया ये कह के कि मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए, ये मेरी हेल्प करेगा मुझे प्रिंसेस बनाने में। और नेचुरली मैंने उस जैम को अपने साथ ले लिया और उसको लेके घर चली गई, और उसी रात कुछ अजीब सा हुआ, उस चीज ने मेरे दोनों पेरेंट्स को मार दिया। जहाँ पे एंडोर्सी थोड़ा सा सैड होती है और कह रही होती है कि ऐसे तो डायरेक्टली इसने कभी भी चीज नहीं मानी कि इसने उनकी हत्या की है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसने ऐसा किया हुआ ताकि मैं प्रिंसेस बन सकूं। और इस इंसिडेंट के बाद मैंने वही किया जो कि स्नेक चार्मर ने मुझे करने के लिए कहा। मैं एक नोबल फैमिली की रून डॉटर बन गई, जो कि एक प्रिंसेस को रेज करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर समय के साथ मैंने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करवा दिया, जो भी जाट प्रिंसेस बनने के लिए मेरे बीच में आते थे। उस क्रिएचर ने धीरे धीरे सभी को डिसअपेयर कर दिया, और मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैं प्रिंसेस बन चुकी थी कि कैसे उस क्रिएचर ने धीरे धीरे मेरे सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया ताकि मेरा रास्ता बन सके प्रिंसेस बनने तक का। जब कौन कहता तुम अभी उसके साथ ट्रेवल कर रही हो जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। जहाँ एंडोर्सी हल्का सा हंसते हुए कहती है कि मेरे रियल पेरेंट्स तो नहीं थे ऐसे, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ रही थी और उन्होंने ही मुझे नाम दिया था। लेकिन फिर भी अगर मैं उनके साथ रहती तो मैं आज एक ऑर्डिनरी गर्ल बन के रह जाती, और मेरी जैसे किसी टैलेंटेड पर्सन के लिए ऐसे साधारण सी जिंदगी किसी वेस्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोचते हो, लेकिन मैं काफी खुश हूँ इस चीज से कि इस चीज ने मुझे जहाज प्रिंसेस बनने लायक बनाया, जिसको लेकर मैं काफी ग्रेटफुल भी हूँ। जहाँ कौन एंडोर्सी एक्सप्रेशन देख के सीधे कहता है कि पक्का झूठ बोल रही है हमारे सामने। अब बैम भी इन सारी बातों काफी चुपचाप सुन रहा था। वो उस जैम को देख के सोच रहा था कि अगर ये सही में उस स्नेक से नफरत नहीं करती तो कभी उसका जानी दुश्मन बन के यहाँ पर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके साथ जो आदमी ट्रेवल कर रहा था वो कहता है कि हम लोग टाउन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट स्टेज मिलेगा, यानी कि टाउन ऑफ द गोल्डन डोम। जहाँ एंडोर्सी जहाँ को देख के कहती है कि लगता है इस बार में काफी अच्छी जगह मिली है स्टेज के रूप में, जहाँ पे रेचल सब चीजों को नोटिस कर रही थी। और उसे तभी कुछ ऐसा फील होता है जहाँ पे उसके अपने थॉट आता है कि पक्का कोई वहाँ पर है, मैं यहीं से फील कर पा रही हूँ, क्या वो यूरा है या कोई और। जहाँ अगले पल हम देखते हैं लोगों को यहाँ पे पहुंचते हुए, जहाँ पे इस टाउन की जो हेड थी वो उनको स्वागत करती कहते हुए कि वॉरियर्स मैं यहाँ पे आपका स्वागत करती हूँ, और जो आपको क्वेस्ट मिलने वाला है उससे मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं पे जो हान होता है वो बैम को कहता है कि हमें यहाँ पे काफी सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि बिग ब्रीडर हुआन
जांग की टेरिटरी है, जो कि पहले हमने उसे दूसरे बिग लीडर से बात करते हुए देखी थी। जहाँ पे हांसो का कहना था कि ऐसे तो कुछ कुछ लीडर की तरह इन सभी बिग लीडर्स का, लेकिन मैं भी आज से इसे कभी नहीं मिला। और वो ये भी सजेस्ट करता है कि पहले उन्हें अपने कंपेनियंस को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ढूंढने के बाद वो क्वेस्ट को कभी खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पे हांसो जो होगा वो हेड टाउन को, यानी कि इस टाउन के जो चीफ है उसको फॉलो करेगा अभी के लिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि एंडोर्सी, तुम रैक को यहाँ की सबसे हाईएस्ट प्लेस पर लेकर जाओ, क्योंकि वो स्पेयर बीरर है तो वहाँ से हेल्प कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इकारिस यानी कि रेचल बैम से कहती है कि मैं यहाँ पे क्या थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम ले सकती हूँ, ये बहाना देते हुए कि स्टोर में कुछ ऐसा है जो कि मैं चेक करना चाहती हूँ। तब बैम कहता है ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन रेचल कहती है कि हाँ मैं काफी जल्दी आ जाऊंगी, और अगर कोई भी फाइट हुई तब तो मैं यहाँ पे और भी जल्दी आने की कोशिश करूंगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे गुन से जाते हुए देखकर कहता है कि ऐसे तो हम तुम्हें नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना। जिस पे रेचल कहती है थैंक यू, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। अब बाकी की टीम भी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे जाने लगती है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। जहाँ पे कून यहाँ पे एंडलेस करके कहता है कि टाउन काफी बड़ी जगह लग रही है। जब बैम का भी कहना था ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाउन है जो कि हमने पहले देखा था, यानी कि मिस्टर वॉन्डरिंग वाला। साथ ही यहाँ पे किसी भी आदमी को नहीं दिख रहे थे, बल्कि यहाँ पे सारे रोबोट थे। यहाँ कोई भी डाटा ईमेल उनको अभी तक नहीं मिला था। क्या इनका कोई कनेक्शन हो सकता है क्वारंटीन एरिया वाले लोगों से? जहाँ पे कून डोम के अंदर देखने चला जाता है, कून अपने दूसरे रास्ते से निकल जाता है, जहाँ हम देखते हैं बैम को सेंट्रल डोम के पास, जो कि काफी अजीब सी चीज लगी थी ऐसे देखने में। बैम का मानना था ये बिल्कुल उस सीट की तरह है जो कि उसने क्वारंटीन एरिया में देखा था। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग आवाज सुनाई देती है जो कहता है क्या तुम ही वो बच्चे हो जिसने शिंशु ब्लैक होल स्फीयर की नकल उतारने की कोशिश की थी? बैम इससे पहले समझ पाता ये बात किसने कही। हम देखते उसके सामने किसी को खड़ा हुआ। जब बैम उसको देख के सोच रहा था क्या एक ह्यूमन है, लेकिन ये कहाँ से आया? जहाँ पे पर्सन कहता है कि तुमने पक्का ये चीज उस गार्जियन से सीखी होगी जो कि हेल ट्रेन पर है, लेकिन तुम फिर भी अभी काफी स्लोपी हो, यानी बहुत अच्छे नहीं हो उस टेक्निक में। और हम देखते कोई और नहीं बल्कि डाटा ज़ात खुद था। जब हम डाटा ज़ात को काफी क्लोज से देखते हैं और वो कह रहा था क्या तुम भी उन लोगों में से एक हो जो कि गेट में से आए थे? क्या कहते हैं तुम्हें? हाँ, इर्रेगुलर्स। जहाँ पे बैम तो काफी शॉक हो गया था इसको देखकर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते रैक को एंडोर्सी को, जो कि काफी ऊंची जगह पर थे। जहाँ पे एंडोर्सी रैक से पूछती है कि क्या हो गया एलिगेटर? जहाँ रैक कहता मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे को एक काफी अजीब सी अनसेटलिंग सी फीलिंग आई है अभी। वहीं दूसरी तरफ बैम के ऊपर जब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते बैम को डाटा ज़ात से पूछते हुए कि भला तुम कौन हो? यहाँ पे पर्सन कहता है मैं वो हूँ जो आगे चल के राजा बनेगा। बैम तो पूरा सरप्राइज हो गया था कि तुम्हारा मतलब क्या है किंग से? जहाँ ज़हात कहता है कि डेट्स राइट, मैं वही हूँ जिसकी नियति है सबसे ऊपर से इस टावर पे राज करने की। मैं ही सबसे पहला और सबसे महान एडवेंचरर हूँ इस टावर का। मैं वो हूँ जिसके कपाट पे 30 लाल आँख है और जिसके पास एक ऐसा केप है जो कि क्रिम्सन कलर का है जो मुझे घिरे हुआ है। मैं ही हूँ ज़हाद। वहीं दूसरी तरफ हम देखते रैक को कहीं जाते हुए। एंडोर्सी कहते हैं एलिगेटर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन रैक इतना कहता है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ब्लैक टर्टल खतरे में है। जो सुन के तो एंडोर्सी भी काफी यार शॉक हो रही थी कि एकदम से क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ बैम को देखते हैं कि उसके सामने कुछ ज़हाद था जो कि सोच रहा था कि किंग का टावर ये बंदा है, या स्पेसिफिकली कहें तो इस केस में ये डाटा ज़हाद है। यहाँ पे डाटा ज़हाद कहता है ऐसा रिएक्शन देख के कि मुझे लगा था तुम ज्यादा डरोगे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। जब बैम कहते क्या कहा आपने? पे डाटा ज़ात एक स्माइल के साथ कहता है कि लगता है तुम अभी भी समझ नहीं पाए हो कि बाहर में मैं कौन हूँ, आखिर तुम कहाँ से हो। यहाँ पे बैम कह रहा था कि ऐसे तो मुझे पता नहीं है। जहाँ पे ज़ात कंप्लीट करता है श्योर कि तुम कहाँ से आए हो, जिसमें बैम कहता है हाँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ एक्चुअली। और बैम ये भी डिस्क्लोज करता है कि कैसे वो ट्रैप हो रखा था एक जगह पे उस मोमेंट तक जब से वो पैदा हुआ था, और उसे वो ये भी नहीं पता कि वो जगह कहाँ थी। तभी डाटा ज़ात जब इस बात को सुनता है तो सोचने पड़ जाता है कितनी अजीब बात है, इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। और वो बैम को कहता है कि तुम सही में काफी सारे रहस्यमय चीजों से भरे पड़े हो, क्योंकि मैं भी बाहर से आया था, लेकिन तुम्हारी तरह मैं कहीं पे ट्रैप्ड नहीं था। और जिस जगह से मैं आया था वो काफी बड़ी और काफी स्पेशियस जगह थी, लेकिन तुम जहाँ से आए हो उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम शायद मेरे बारे में जानते हो, यानी कि आउटसाइड मेरे बारे में, और फिर भी तुम लगता है कि इस किंग को सर्व नहीं करते। यहाँ तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जहाँ पे हम ज़हात को और काफी क्लोज आते जा रहे थे बैम के देखते हैं, जहाँ पे डाटा ज़ात अब बैम के काफी क्लोज खड़ा था और कह रहा था कि मुझे सही में लगता है कि यहाँ पे आना खुद से वर्थ है। जब बैम कहता है किंग ज़हात मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ,
जिसपे डाटाजात कहता है क्या कहना चाहते हो, जिसपे बैम कहता है कि किसी चांस से आप किसी आर्लिन ग्रेस नाम की पर्सन को जानते हो। अब इस नाम को सुन के तो डाटाजात के आगे फटी फटी रह गई थी और बैम भी उस रिएक्शन को देख लेता है, लेकिन डाटाजात सीधे आंसर देता नहीं। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कारिस को, यानी कि रेचल को, जो कि कहीं जा रही थी कहते हुए कि मैं फील कर सकते अपने कंपेनियंस को, वो यहीं कहीं है। और हम देखते हैं अगले मूवमेंट वाइट को और ट्रैवलर को, जहाँ पे हाकिन यानी कि वाइट भी इनको नोटिस कर लेता है और कहते तुम कौन हो, और इस पे अटैक करने वाला था कि रेचल कहती है कि कीप इट डाउन, जहाँ शोर मत मचाओ। समझ में नहीं आता खुद के बारे में कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे उन्हें समझाए कि वो रेचल है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं वाइट को कहते हुए कि जहाँ शोर शराबा मत करो, चुपचाप हमारे पीछे आओ, जहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। जहाँ पे रिचल समझ आता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे यूराहा को भी, जहाँ पे हाकिन और ट्रैवलर और रेचल ये सभी चीजें बाहर से चुपके सब चीजें देख रहे थे। जहाँ पे रेचल नोटिस करती है किसी दो पर्सन को यूराहा के सामने खड़े हुए, जहाँ पे जो एक पर्सन था वो बिल्कुल एग्जैक्टली यूराहा जैसे ही लग रहा था देखने में। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते बैम को चिल्लाते हुए, जो कह रहा था तुम नहीं जानते। बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आर्लिन को नहीं जानते, क्योंकि वो तुम्हारी कंपेनियन थी जब तुम ट्रेन को क्लियर किए थे उस टाइम पे। जहाँ डाटाजात सीधे कहता है मैं तो वही कहा ना, मैं उसे नहीं जानता और मुझे नहीं पता तुम उसका नाम कैसे जानते हो, लेकिन मैं इस नाम किसी पर्सन को और कुछ नहीं जान सकता। और क्या तुम्हें पता है कि किंग बनने का क्या अर्थ है? डाटाजात उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक राजा बनने का मतलब है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों को इरेज करना होगा, यानी कि उनसे छुटकारा पाना होगा। जहाँ सबसे पहले उन लोगों से छुटकारा पाना होता है जो कि इससे सबसे दूर है और हॉस्टाइल है इसकी तरफ। इस प्रोसेस के बाद उसे अपने सबसे क्लोज के लोगों को हटाना होगा अपने आसपास से, और फाइनली उस पर्सन को इरेज करना होगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद फाइनली और अल्टीमेटली तुम अकेले बचते हो इस पूरे वर्ल्ड में, जो कि एकमात्र ऐसा होता है जो कि शाइन कर पाता है अकेला और बन सकता है किंग सबसे लास्ट में। अब हम किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं किंग जहाद की बॉडी में, जो कहता तुम तो बाहर से हो, काफी केयरफुल तरीके से देखो अपनी इन दोनों आंखों से। जो कि बैम को कहता कि बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ तुम्हें, क्या मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ या फिर एक मॉन्स्टर। जहाँ बैम का भी चेहरा देख पाते थोड़ा सा डरा हुआ। जहाँ अगले पल हम वापस एक नॉर्मल बॉडी देखते डाटाजात की, जहाँ पे वो एक स्माइल के साथ कह रहा था कि अच्छा तो तुम भी मेरे अंदर मॉन्स्टर देख सकते हो, तो ठीक है आ जाओ और स्ट्रगल करके देख लो मेरे खिलाफ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। और वैसे भी मौत से बढ़कर कुछ नहीं है जब बात आती है किसी लिटिल मॉन्स्टर को खत्म करने से, जो कि डरता है सबसे करीब से। जहाँ पे सब बातों के सामने बैम भी अटैक करने के लिए रेडी हुआ था किंग जहाद पे। हम देखते रैक को जो कि इस डोम के सबसे करीब था, लेकिन वहां से कुछ चीज बाहर निकलती है जैसे कोई लाइट, जिस चीज को कौन भी नोटिस कर लेता है कि आखिर ये क्या है। एक्सप्लोजन के इतने बड़े होने की वजह से आंसू भी दूसरे एरिया में होने के बाद भी नोटिस कर पाता चीज को। जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कैसे अपने मार्शल आर्ट का यूज करके डाटाजात ने अटैक को काफी आराम से रोक दिया है, जो कि बैम ने उसके ऊपर किया था। यहाँ पे डाटाजात कहता है कि तुम्हारी स्किल काफी डिसेंट है, लेकिन जो तुम्हारा वेव एक्सप्लोजन है वो काफी हल्का है। हमें बैम को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसे अटैक कैसे कर दिया, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ऐसा नहीं करना चाहता था। यहाँ पे बैम अब पीछे हो जाता है इस जगह से, लेकिन डाटाजात फॉर्म में आ गया था और कह रहा था कि मैं तुम्हें क्यों ना कुछ बढ़िया चीज दिखाऊं। यहाँ पे हम देखते हैं डाटाजात को अपना पहला नीम स्टाइल अटैक यूज करते हुए, जिसका नाम था जाद स्टाइल एयर एक्सप्लोजन आयरन फीस्ट, जिसके साथ वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है, पूरी जमीन टूटने लगती है, जिसको बैम भी देख के पीछे हटने लगता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके से बैम भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। वहीं पे जहाद ही एक्सप्लेन कर रहा था कि एक वेव एक्सप्लोजन का काम ये होता है कि वो कांटेक्ट बनाए तुम्हारे अपोनेंट के और उसके सिंशु को, जो कि इसकी बॉडी के अंदर उसको डिस्टर्ब कर दे। तुम जानते हो ना इसके बारे में, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो इसके बारे में, अगर तुम कंट्रोल कर पाओ पूरे उस सिंशु को जो कि फ्लो कर रहा है सभी चीज में इस वर्ल्ड के अंदर, तो तुम सिंशु को तब भी कंट्रोल कर सकते हो जो कि किसी पर्सन की बॉडी के अंदर है, और तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने अपोनेंट को टच करने की। और इसीलिए मैं अब तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब मुझे बताना चाहोगे कि तुम कौन हो और तुम आर्लिन का नाम कैसे जानते हो? लेकिन इस मोमेंट तक एंडोर्सी और रैक भी अपने बॉम्ब का यूज करके यहाँ पे पहुंच गए थे, जहाँ पे दोनों ही बैम को ऐसे गिरा हुआ देखते हैं। जहाँ रैक सबसे आगे था ब्लैक टर्टल को बचाने के लिए, लेकिन वो अब नोटिस कर लेते किंग जहाद को भी।
डोर्सी जैसे उसको देखती है उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ जो डाटा आता है वो इनको देख के कहता है कि लगता है हमारे पास कुछ इरिटेटिंग घुसपैठी आ गए हैं, मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं कुछ ज्यादा एक्सट्रीम चीज करनी सोच रहा हूँ। वो बैम को सीधे ही धमकी देते हुए कहता है या तो तुम मुझे बताओगे तुम कौन हो या तो तुम यहीं पे मरोगे। यहाँ पे अपना दूसरा अटैक रेडी कर लेता है और कहता है कि या तो तुम मुझे जल्दी से सच्चाई बताओ वरना तुम और तुम्हारे सारे साथी यहाँ से हमेशा के लिए गायब होने वाले हो। फिर इस अटैक यानी कि शिनशू ब्लैक होल स्फीयर से जिसको हम देख पाते हैं जो अलग ही लेवल का था, वहीं पे दूसरी जगह पे सीन शिफ्ट होता है कून इडान के ऊपर, जिसको कुछ फील होता है और वो सीधे अपने बेटे को ही कहता है कि वो मिरर मेरे पास लेकर आओ जल्दी से, जो कि मुझे अदर साइड तक लीड कर सके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसने अपना पहला मूव चल दिया है। यहाँ पे जहाद ही धमकी दे रहा था बैम को और बैम यहाँ पे नोटिस भी करता है उसके हाथ में वो पावर को यानी शिनशू ब्लैक होल को, वो कुछ और भी नोटिस करता है यानी कि अलग सी लाइट और पावर जो कि जहाद की बॉडी में से आ रही थी, या ऐसा कहीं इसकी बॉडी से वो पूरी पावर कूट कूट के निकल रही थी बाहर की तरफ, जहाँ पे जहाद एक तरफ कह रहा था कि मुझे जल्दी बताओ मैं और वेट नहीं करने वाला। बैम इसी मोमेंट पे एंडोर्सी को कहता है कि तुम बॉम्ब का यूज करो और सभी को लेके यहाँ से निकलो, लेकिन एंडोर्सी तो ऐसे स्टेट में थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। लेकिन तभी पीछे से कून, फार्ट्स और स्लीपी हेड भी आ जाते भागते हुए कहते हुए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे रैक भी ये चीज कहता है कि नो टर्टल यहाँ से भागो, यहाँ से दूर रहो, लेकिन बैम और रैक की चेतावनी कून तक नहीं पहुंचती, जिससे पहले कून यहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे डाटा जहाज भी अब गुस्सा हो गया था, जो कह रहा था तुमने बहुत लंबा समय ले लिया आंसर करने में। यहाँ पे अपने अटैक को इसके दोस्तों की तरफ कर देता है कहते हुए कि मैं शुरुआत करूंगा तुम्हारे कंपेनियंस को मारने से। अगले पल हम देखते एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जहाँ से वो पूरा डोम ही उड़ जाता है, जिसके अंदर थोड़ी देर पहले ये लोग एंटर किए थे। जहाँ पे हम देखते बाहर खड़े हांसू को, जो कि जगह को देख कर उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ जस्ट अभी, और वो भी भाग की जगह पे आने लगता है कहते हुए बैम और कून क्या चल रहा है यहाँ पर। जहाँ पे वो देखता है डाटा जहाज के सामने कोई और नहीं बल्कि खुद कून इडान खड़ा है, जो कि ठीक डिफेंड कर रहा है बैम उसके टीममेट्स को अपनी पावर का यूज करके। जहाँ पे कून भी नोटिस कर लेता है इस पावर को, वहीं पे डाटा जात कह रहा था कि ये यहाँ पे एकदम से क्यों आ गया, यानी कि जो डाटा है कून इडान का। जब इस नाम को सुनता है तो कून की तरफ देखता है, जिसमें कून कहता है बिल्कुल सही, यही है फैमिली लीडर यानी कि मेरे फादर। ऐसे तो ये काफी कम है जो पावर मैंने देखी थी, लेकिन ये डेफिनेटली मेरे फादर ही हैं। वहीं पे कौन ये भी समझ गया था जिसको ये फेस कर रहा है ये कोई और नहीं बल्कि खुद डाटा जहाद है। वहीं पे हम देखते कून इडान को बोलते हुए मैं काफी सरप्राइज फील कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर फेक, जहाँ पे डाटा कहता है तुम फेक किसको कह रहे हो और तुम्हें बहुत लंबे समय से मुझे बार बार ऐसा फेक करके क्यों बुलाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसमें कून इडान कहता है बेसिकली क्योंकि तुम एक फेक ही हो, तुम वो जहाद नहीं हो जिसको मैं जानता था। वो जहाद एक एडवेंचरर था ना कि कोई किंग। अब डाटा जहाद कहता है कि वेरी वेल, अगर ऐसा है तो लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानते इडान। पैदा ही हुआ था उस बीच के साथ जो कि मुझे एक दिन राजा बनाने वाली थी। जहाँ पे ईडान इस बात सुन कहता है देखा तुम वापस से वही नॉनसेंस बातें करने लग गए। वही हान सुंग अब लॉर्ड ईडान को कहता है, जिसकी वजह से अब ईडान का ध्यान उस पर ही जाता है और कहता है अच्छा ये तुम हो ना कॉफी। और वो यहाँ पे हांसू को थैंक यू भी करते हैं यहाँ आने के लिए, ये कहते हुए कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद था। जहाँ पे हांसू इस बात को सुनते इसके सामने झुक जाते हैं कहते हुए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कून इडान कहता है कि सारा फंस करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर सच बताऊं तो मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो किड कौन सा है जिसके बारे में तूने मुझे प्रॉमिस किया था। डाटा ज़्यादा इस बात को सुनकर सोच रहा था वो कौन सा बच्चा है जिसके बारे में इसने कून इडान को प्रॉमिस किया। और जब डाटा जहाज से रहा नहीं जाता वो खुद ही पूछ लेता ईडान जिस बच्चे की तुम बात करो जिसके बारे में इसने प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हारा मतलब इस बच्चे से तो नहीं जिसके बाल काले हैं। जहाँ वो बैम की तरफ इशारा कर रहा था। जहाँ पे हांसू जब इसको देखता है तो उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा खुद किंग जहाद है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ईडान को जो कि अपने बेटे मार को कहता है कि इन सभी को मिरर के पास लेके जाओ। जहाँ वो कहता है यस सर, और हम देखते एक बड़े से शीशे में से एक हाथ निकलते हुए, जो चीज देख के तो फाट चोई को समझ में नहीं आता कि शीशा कहाँ से आ गया, उसमें से हाथ कैसे निकल रहा है। लेकिन मार को कहता है जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन डाटा जहाज रोक देता है ऐसा करने से। वो कहता है कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा ईडान। जहाँ पे ईडान का कहना था कि फेक अपना मुंह बंद रखो और ये लोग यहाँ से जा सकते हैं अगर मैं कहता हूँ तो। हरी अप और जल्दी से मार को इनको यहाँ से निकालो।
डाटा जात कहता है ये लोग नहीं जा सकते। जो कहने के साथ ही वो अटैक कर देता है कूनिडान पे और हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनते हुए। यहाँ पे रैक नोटिस करता है और कहता है कि टर्टल वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन बैम और कून तो इनकी फाइट को देख के मंत्र मुग्ध हो गए थे, लेकिन दोनों को विश्वास नहीं होता कि कैसे ही उनके सामने खड़े हैं, जो कि अभी तो डाटा फॉर्म में है, लेकिन आगे चलकर वो 10 फैमिली लीडर बने थे और एक बंदा तो किंग बना था इस टावर का। और उनका युद्ध कितना भयानक हो सकता है, जहाँ पे अपनी आंखों से ही नोटिस कर पाना काफी मुश्किल था इनके पंचेस को, उनके अटैक को। यहाँ पे जहाज के अटैक भी खतरनाक थे, लेकिन ईडान भी उसे काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। हम देखते रैक को जो कि डांटते सबको कह रहा था कि टर्टल्स तुम लोग क्या करने में लगे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और जहाज भी इनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ईडान उसी मोमेंट पे बीच में आ जाता है और अपने अटैक से चीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। जहाँ हम देखते हैं पिंचिंग लाइटनिंग को, जो कि धीरे धीरे करके इतना बड़ा बॉल बन गया था लाइटनिंग का, जहाँ पे ईडान कह रहा था कि उन बच्चों को जाने दो इससे पहले कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े फेक। जहाँ पे डाटा जात कहता है तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने जाने ना दूं बल्कि यहीं रोक लो। ईडान अपना अटैक जात की तरफ कर देता है कहते हुए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो अपनी डिसीजन को। दूसरी तरफ डाटा जात भी अपने अटैक को चेंज कर देता है और पहले से काफी डेंजरस कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ कून ईडान को हम देखते हैं कि स्पेयर बनाते हुए एक लाइटनिंग भाला जिसका नाम था जायंट लाइटनिंग स्पीयर। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जहाज भी बना था अपना गोल्डन नीडल जो कि था मिस्ट्री आइलैंड से। ये दोनों अटैक एक दूसरे टकराए उससे पहले हम देखते बैम और सभी लोग को वहां से निकलते हुए, जहाँ एंडोर से तो एक अलग ही स्टेट में थी जिसे कोई और ही पकड़ के अब लेके जा रहा था, यानी कि मिरर में उसे पहुंचाने में हेल्प कर रहा था। लेकिन ये लोग निकल पाते उसके जस्ट एक ही मोमेंट पहले वहां पे भी काफी क्लोज एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से पूरा मिरर टूट जाता है, जिसके टुकड़ों को हम देख पाते हैं। जिस धमाके की वजह से रैक भी नीचे गिर जाता है और कून विटनेस करता है उस पावर को, जहाँ पे ये लोग मुसीबत में पड़ गए थे। कौन सोचता है कि डैम इट, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग उस टाइम के डाटा है जब ये लोग रैंकर भी नहीं थे। बैम भी सोच रहा था आखिर ये लोग कितने स्ट्रॉन्गर हैं, वो भी तब जब ये सिर्फ एक रेगुलर थे जो कि आज जाकर बन गए 10 फैमिली लीडर्स। वहीं दूसरी तरफ डाटा जहाज सारा दूर हटने के बाद कहता है कि इनको यहाँ से निकालना कोई भी अच्छी चीज नहीं है ईडान, मैं वैसे भी इनके कुछ कंपेनियंस को होस्टेज बना के रखा हूँ, यानी कि मेरे बंदी हैं, तो मैं जब चाहूँ तब इन्हें वापस बुला सकता हूँ उसका यूज करके। जिस बात को सुन के ईडान कहता है कि मैं किसी फेक से इससे कम उम्मीद कर भी नहीं रहा था, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो यू फेक, क्यों ना तुम और मैं एक शर्त लगाएं। देखते ईडान के में थॉट्स चल रहे थे कि जहाज के पास एक काफी कम्पिटिटिव स्पिरिट है, यानी कि उसे कंपटीशन करना काफी पसंद है और उसके लिए बहुत बार अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता आ रहा है बहुत सारी शर्तों के लिए। और इसीलिए ऐसा शर्त इसके सामने रखेगा जो कि उसके मना करना डाटा जात के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जहाँ पे हम देखते हैं ईडान को एक शर्त लगाते हुए, हम देखते हैं ईडान को एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे अगर वो अभी इन्हें जाने देगा, यानी कि इन बच्चों को, तो ब्लैक हेयर्ड किड को यानी कि बैम को इतना ट्रेन कर देगा और इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा सिर्फ 1 महीने में कि वो डाटा जहाज को भी हरा दे। जो सुनकर डाटा जहाज कहता है क्या, वहीं दूसरी तरफ कूनिडान कहता है कि अगर ये बच्चा हार गया तो मैं अपनी डिफीट को मान लूंगा फेयर एंड स्क्वायर, और मैं भी ठीक वैसे ही डिसअपेयर हो जाऊंगा बाकी लोगों की तरह जैसा ही तुमने बाकी डाटा पीपल के साथ किया था। तो ये ऑफर कैसा है तुम्हारे लिए, ये तो काफी अच्छी शर्त होनी चाहिए। जहाँ पे ईडान यहाँ तक भी कहता है कि कम्प्लीटली क्लूलेस रेगुलर जो कि बाहर से आया वो कैचअप कर ले तुम्हारे साथ, वो भी सिर्फ 1 ही महीने में। अगर तुम इस शर्त को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम जहाज का डाटा तो छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं हो। इन दूसरी तरफ डाटा ज्यादा हंसने लगता है जो कि कहता है कि तुम सही में काफी टेरिबल ब्लफर हो डाटा ईडान, तुम्हें सही में लगता है कि बच्चा सिर्फ 1 महीने में इतना पावरफुल हो जाएगा। जहाँ पे कूनिडान कहता है कि उसको जज करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस इतना बताओ क्या तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। जहाँ पे डाटा कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कूनिडान भी हंसने लगता है और कहता है कि ग्रेट, अब तुम ज्यादा जात के डाटा की तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन डाटा जात यहाँ पे एक और बात कहता है कि जो ट्रेनिंग होगी और जो शोडाउन होगा, यानी कि जो मैच होगा वो कि इसी स्टेज पर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको दूसरी साइड लेकर जाएगा तो उस केस में डाटा जात इसको अपनी विक्ट्री मानेगा और उसके सभी साथियों को मार देगा। और इतना ही नहीं, अगर ये जीत जाता है यानी कि डाटा साहब विक्टोरियस बनता है, विजेता बनता है, तो कूनिडान को बताना पड़ेगा कि लड़का कौन है, जिसके लिए कूनिडान भी एग्री कर देता है और प्रॉमिस करता है सारी बातें। और इनकी तरफ देखते कहता है कि अब इन्हें जाने दो फेक। वही कौन जो सारी बातें सुन रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वही डाटा फाइनली बैम की शक्ल को काफी गौर से देखता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने में मिलूंगा।
और इसी खतरनाक से चैलेंज के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर डाटा जहाज ने बाकी सारे लोगों के डाटा को इरेज क्यों कर दिया, और कोनिडा इतना पावरफुल कैसे है जो किसी जहाज को टक्कर दे रहा है, और कोनिडा ने बोला ऐसी शर्त क्यों रखी कि वो 1 महीने के अंदर बाम को इतना पावरफुल बना देगा कि वो डाटा जहाज के लेवल का हो जाए। वही डाटा जहाज भी कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जहाँ पे हमने डाटा जहाज के बारे में काफी सारी चीज जानी, यानी कि एक तरीके से ओरिजिनल किंग जहाज की पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें भी हैं, क्योंकि कोनिडा का मानना है कि जो जहाज है वो फेक है, यानी कि उसकी रियल पर्सनैलिटी बदल चुकी है। वहीं पे एक बार फिर से बैम के जो साथी हैं उनको हॉस्टेज बना लिया गया है, जैसा कि हाकिम के टाइम में हुआ था या फिर फक के टाइम पे, जो चीजें बार बार होती रहती हैं। और बैम को एक बार फिर से पावर अप करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 1 ही महीने में, जहाँ पे इस बार उसको ट्रेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि कून फैमिली का लीडर होगा। और चीजें आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है तो आपको हमारे चैनल पे बना रहना होगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियोस की। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें आपको कौन सी एनिमेस के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।